डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग आज बीपीएससी टीआई 3 के लिए जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है उसी के क्रम में आज हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीतिक विज्ञान है, जो वर्ग 11 से 12 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं, उनको आज पढ़ने के क्रम में हम लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेंगे। इससे पहले कौटिल्य को पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी जी के विचारों को पढ़ चुके हैं और कुछ चुनिंदा जो विचारक हैं भारतीय में चाहे पाश्चात्य में, हम लोग दोनों को पढ़ रहे हैं। उसी चुनिंदा विचारकों को पढ़ रहे हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि उन लोगों के साथ साथ आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। ठीक, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, तो ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और ये बता दिए जो नोट्स हैं ये राजेश मिश्रा सर की पुस्तक का है। हम लोग बतौर इसको रिवीजन करें, अगर आपने पढ़ लिया है तो ये जो राजेश मिश्रा की पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान समग्र अध्ययन, ये बतौर रिवीजन है। ठीक, अगर आपने पहले कंसेप्ट पढ़ा है तो जरूरी है कि आप अपने, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास जरूरी है कि राजेश मिश्रा रहे, उसी पुस्तक आपके पास अनिवार्य रूप से होना जरूरी है, ताकि कई लोग किताब पढ़ना शुरू कर देते नहीं, ये जो राजेश मिश्रा बस आप रिवाइज के तौर पे, रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं। ठीक, चलिए। तो दलितों के नेता और सामाजिक समानता के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के नगर महू के मध्यवर्गीय परिवार यानी महार में हुआ था। ठीक, इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891, और ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ हुआ। ठीक, बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। जो बड़ौदा स्टेट के महाराजा थे, उन्हीं की छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप पर जाके अमेरिका में पढ़ाई की। वर्ष 1926 में अम्बेडकर बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। 1926 में पहली बारी बम्बई विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। अम्बेडकर ने अंग्रेजों द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। याद रखिएगा, ये जो लाइन है बेहद महत्वपूर्ण और आपसे बार बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे नेता हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो हैं अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किए गए, यानी जब आज़ाद के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुए। विधि मंत्री के रूप में अम्बेडकर संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक, जब संविधान सभा की यही है जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक, उसी के चेयरमैन नियुक्त हुए। 5 फरवरी 1951 को संसद में अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसकी असफल हो जाने पर 27 सितंबर 1951 को नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। ठीक, 1951 तक इनका कार्यकाल है, उसके बाद इन्होंने वहाँ से अपने पद को छोड़ दिया, क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है वो लोकसभा में जो पेश किया था इन्होंने, तो संसद में पेश किया तो पास नहीं हो सका। अम्बेडकर ने वर्ष 1920 में मूक नायक और बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक, जो मूक नायक है साप्ताहिक थी, जो बहिष्कृत पत्रिका थी पाक्षिक थे। ठीक, ये जो दो पत्रिका है बार बार पूछा जाता है, मूक नायक किसके द्वारा संपादित थी, तो ये थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और बहिष्कृत भारत भी, ये दोनों पत्रिकाएं उनकी आपको नोट करना है। अम्बेडकर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। ठीक, सेकुलर स्टेट के समर्थक थे। ठीक, और डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं, मैं तो कहूँगा कि अगर आपको देखिए, ये जो इनकी जो किताबें हैं, यानी जो इनके राइटिंग्स हैं, रचनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, इनको आपको याद करना है बतौर ईयर वाइज। ये भी कई बार पूछ देता है कि अम्बेडकर की किताबों को, पुस्तकों को आप क्रम से लगाइए, प्रकाशित होने के वर्ष के क्रम में लगाइए, तो याद रहेगा तभी लगाएंगे। वेटिंग फॉर वीज़ा 19 की है, और कास्ट इन इंडिया
हूँ वर्ष सुतराजी पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। और एनालिसिस ऑफ कास्ट, ये एक तो आप वेटिंग फॉर वीज़ा और हूँ वर्ष सुतराज और द एनालिसिस ऑफ कास्ट, ये आपको याद होना चाहिए बतौर जो उनका पब्लिशिंग ईयर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, ये आप एक जगह नोट कर लीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आक्रमण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था के नियम को पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण व गरिमाहीन माना। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था की तुलना प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था से की है। ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण बनता है कि किस भारतीय राजनीतिक विचारक ने वर्ण व्यवस्था की तुलना प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था से की? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था में वे दोष विद्यमान हैं जो सामाजिक संरचना की प्लेटो की परिकल्पना में विद्यमान थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का घोर विरोध करते हुए कहा कि हिंदू समाज की अनेक विकृतियों और अन्यायों के लिए जाति व्यवस्था उत्तरदायी है। क्योंकि जो अंबेडकर थे जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। सामाजिक विकास अगर करना है और आर्थिक विकास करना है तो उसमें जाति व्यवस्था कोई स्थान नहीं है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का मानना था। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत अस्पृश्यता का विरोध किया, क्योंकि यह अस्पृश्यता का उन्मूलन जो अनुच्छेद 17 है उसी में ही शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की जड़ें वर्ण व्यवस्था में है। अंबेडकर ने समाज के उत्थान के लिए अस्पृश्यता का निवारण अति आवश्यक माना है। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 वर्णीय व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान दिए जाने के आधार पर भी विरोध किया। शूद्रों की उत्पत्ति, हूँ वर्ष शूद्राज इनकी पुस्तक है, ठीक, जो कि 1949 में प्रकाशित हुई। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी रचना शूद्र कौन थे, हिंदी और इंग्लिश, देखिए कई बार ये पूछा आपसे ऐसा कर दिया था कि जो भी पुस्तक उसका हिंदी में दे दिया जाता है, तो लोगों को इंग्लिश पता है लेकिन हिंदी नहीं पता है, तो वहाँ भी गलती कर देते हैं। कोई भी पुस्तक आप पढ़ें तो उसका हिंदी अनुवाद के रूप में भी पढ़ें। तो शूद्र कौन थे, या हूँ वर्ष शूद्राज, जो कि 1949 में प्रकाशित हुई, ये डॉक्टर अंबेडकर की रचना है। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों को कोई पृथक वर्ण नहीं अपितु क्षत्रिय वर्ण का ही भाग माना। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शूद्र व क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। महार वतन प्रणाली तथा खुट व्यवस्था। महार वतन प्रणाली महाराष्ट्र में प्रचलित थी। एक बार नेट का प्रश्न है कि ये महार वतन प्रणाली किस राज्य में प्रचलित थी, तो कहाँ, तो महाराष्ट्र में। महार वतन प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में नौकरी करने पर यदि वह अनुपस्थित है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अनिवार्य रूप से उसके स्थान पर कार्य करना पड़ता था। ठीक, खोट जमींदार थे, किसानों से राजस्व वसूली का कार्य करते थे। खोटी भूमि प्रबंध का तरीका था जो महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में था। डॉक्टर अंबेडकर ने इन दोनों प्रणालियों का विरोध किया, खोट व्यवस्था, महार वतन प्रणाली, दोनों को। दलित वर्गों के उत्थान का उपाय, इनके द्वारा क्या किया गया, जो दलित वर्ग थे उनके उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य किए। हिंदू समाज के परंपरागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके हिंदू समाज को समता और भ्रातृत्व के आदर्शों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए। दलित वर्ग के उत्थान के उपाय के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन का सुझाव दिया। दलित वर्गों के उत्थान के लिए अंबेडकर ने दलित वर्गों को संगठित, जागरूक एवं शिक्षित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। दलित वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए अंबेडकर ने उनकी शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से बल प्रदान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के शोषण को रोकने के लिए उन्हें संगठित होने का आह्वान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने गांव को उदासीनता का अड्डा कहा तथा दलित वर्ग के सदस्यों को गांव छोड़ने का सुझाव दिया और भावी भारत में शहरों को अत्यधिक महत्व दिया। दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलित विद्यार्थियों को शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण प्रदान करने का समर्थन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का भी सुझाव दिया। अंतिम समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म को परित्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिया या ग्रहण कर लिया। ठीक, बौद्ध धर्म की अनुयायी हो गए। वर्ष 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया। कब, तो 1956 की एक घटना है जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के औद्योगिकरण को दलितों के उद्धार के लिए एक प्रभावशाली उपाय माना है। ठीक,
दलित वर्गों के उत्थान के लिए अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 1936 तथा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 जैसे संगठनों का निर्माण भी किया इन्होंने। और ये दो संगठन बेहद महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल भी ऐसे आपको पूछ सकता है, क्योंकि 1936 में, और इसी के 6 वर्ष बाद शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ठीक, अनुसूचित जाति संघ का भी इन्होंने निर्माण किया। दो संगठन आपको हमेशा याद रखना है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1936 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में जैसे संगठनों की स्थापना किया। दोनों याद रखना आपको। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचार क्या थे, आइए पढ़ लेते हैं इसको। कि डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य का उत्तरवादी स्वरूप स्वीकार किया है तथा वे कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। ठीक, जो लिबरल स्टेट है उसके समर्थक थे आपके, और साथ ही कल्याणकारी राज्य के समर्थक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने संसदीय शासन पद्धति का समर्थन किया, जो कि ब्रिटेन से ये पद्धति ग्रहण की थी। भारतीय शासन में संसदीय शासन व्यवस्था का समर्थन किया, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था प्रचलित थी उसी का भी इन्होंने भी समर्थन किया। अंबेडकर के अनुसार धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही की मार्ग भी सुनिश्चित करती है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये आपको याद करना भूलना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी शासन प्रणाली का समर्थन किया जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो तथा जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ एक जगह केंद्रीकरण न हो, और इसी को बोलते हैं शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया। और मॉन्टेस्क्यू की कौन सी पुस्तक थी वो, स्पिरिट ऑफ लॉज, और ये व्यवस्था कहाँ लागू है, तो अमेरिका में लागू है। ठीक, क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार। डॉक्टर अंबेडकर का लोकतंत्र पे क्या विचार था। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया तथा इसकी सफलता के लिए संवैधानिक नैतिकता को आवश्यक माना। लोकतंत्र में कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और अगर लोकतंत्र की सफल होना है या उसकी सफलता पे, अगर लोकतंत्र की सफलता की एक जरूरी शर्त है कि संवैधानिक नैतिकता, यानी संविधान के अनुसार अगर आप कार्य करें, नैतिकता है, संवैधानिक नैतिकता बरकरार रखते हैं, तभी आपका लोकतंत्र सफल है। ठीक, उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र एक पूर्व शर्त है। ये भी किस विचारक ने माना कि राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र एक पूर्व शर्त है, तभी वो राजनीतिक लोकतंत्र भी सफल होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार स्वतंत्र शासन तथा लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब शासक वर्ग की सत्ता को सीमित किया जा सके। अतः केवल संविधान एवं वयस्क मताधिकार से लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। उन्होंने लोकतंत्र की निम्नलिखित समस्याओं का भी वर्णन किया है। लोकतंत्र की क्या क्या समस्या है अंबेडकर के अनुसार, कि राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना आवश्यक है। ठीक, और लोकतंत्र किसके लिए है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, समाज में शासन एवं शासित के मध्य सत्ता का संघर्ष होता ही रहता है। सत्ता अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा के कारण वंचित वर्गों के प्रभुत्व बनाने में असफल हो जाती है, जो सत्ताधारी अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा के कारण वंचित वर्गों में प्रभुत्व, अपनी पकड़ बनाने में सफल हो जाते हैं। जाति, वर्ग और लोकतंत्र पे इनके क्या विचार हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि विदेशियों के द्वारा किसी देश की स्वतंत्रता एवं लोगों की स्वतंत्रता में अंतर है जिसे नहीं समझा जाता है। अतः कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, लोगों की स्वतंत्रता के लिए नहीं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। ये भी बतौर कांग्रेस की आलोचना के रूप में ये कोट आप कह सकते हैं। और ये कोट किसका है, डॉक्टर अंबेडकर का। उनका कहना था कि कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए तो लड़ रही है, लेकिन लोगों की स्वतंत्रता के लिए नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा है। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था विद्यमान है, इसलिए लोगों की स्वतंत्रता का से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंतर है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत में जाति वर्ग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अधिकारों के प्रति अंबेडकर क्या दृष्टिकोण थे। डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है या राजनीति विज्ञान है, उसी के तहत हम लोग आज जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, ठीक,
जो पॉलिटिकल थिंकर में भी जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उसको पढ़ रहे हैं, और उसी क्रम में आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं। और केवल ये मैं बता दूँ बीपीएससी के लिए मैथ केवल नहीं है, बीपीएससी के दृष्टिकोण से मत देखिए। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण, और अन्य राज्यों के लिए टीचिंग के लिए तैयारी करते हैं तो वो भी महत्वपूर्ण है। और जीएस में भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि अम्बेडकर बेहद महत्वपूर्ण है। और एक और बात, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, तो आप 91 61 70 13 36 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें हम लोग तमाम जो MCQs है उसका PDF, चैप्टर वाइज MCQs, और जो आपके मॉडल पेपर हैं 5 ऑप्शन वाले जो मॉडल पेपर हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है, और चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर है और प्रैक्टिस सेट भी है। ये तमाम चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी, तो आप पेड PDF ले सकते हैं। ठीक, कि अधिकारों के प्रति क्या दृष्टिकोण इनका। डॉक्टर अम्बेडकर मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। ठीक, उनके अनुसार नागरिकों के कुछ अधिकारों को अनुल्लंघनीय माना जाना चाहिए तथा उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आर्थिक विचार, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारी उद्योगों का समर्थन किया। देखिए, गांधी जी भारी उद्योगों का विरोध करते हैं और अम्बेडकर भारी उद्योगों का समर्थन करते हैं, ये भी आपको देखना है। डॉक्टर अम्बेडकर मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। कृषि क्षेत्र में उन्होंने सहकारी कृषि का समर्थन किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आर्थिक विचारों को निम्नलिखित रचनाओं में व्यक्त किया है, और उनकी रचनाएं क्या थी, फिर से देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 15 मई 1915 में लिखा। इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये इनका PhD का थीसिस था। ठीक, पेपर क्या था, द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, 1918। मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ग संघर्ष के विचार का विरोध किया। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष द्वारा समाज से गरीबी और शोषण को नहीं मिटाया जा सकता। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के साम्यवादी दलों की आलोचना भी की, क्योंकि ये दल उच्च जाति के लोगों का संगठन था, इस वजह से उन्होंने मार्क्सवादी या साम्यवादी दलों की भी आलोचना की। इन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर माना है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा गांधी जी की आलोचना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पुनः पैक्ट है इन्हीं लोगों की वजह से, जैसे जो था पुनः पैक्ट इन्हीं गांधी जी और अम्बेडकर महोदय हुआ 1932 में। तो अम्बेडकर हमेशा गांधी जी की आलोचना करते थे। दोनों के विचारों में बहुत ही मतांतर था, बहुत ही ज़्यादा भेद था। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधी जी के द्वारा चलाया गया अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम भ्रामक है। देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि जो उनके द्वारा अछूतों के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो विवादास्पद है और भ्रामक है, झूठे हैं। उनके अनुसार यह सनातनवाद का दूसरा रूप है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार परंपरागत हिंदूवाद की सभी बुराइयां गांधी जी में विद्यमान है। भी बार बार पूछा गया कि किस विचारक ने कहा कि गांधी जी में परंपरागत हिंदूवाद की सभी बुराइयां विद्यमान है, तो अम्बेडकर है। कुछ ऐसे जो टॉपिक हैं, कुछ ऐसे जो कोट्स हैं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी देखिए बीपीएससी कभी भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है जो आपने कभी पढ़ा ना हो, उसका वो बार बार उसका कहना है कि सिलेबस जो आपका इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक या इंटरमीडिएट का सिलेबस है 11th-12th का, लेकिन उसकी डिफ़िकल्टी लेवल PG स्तर तक का है, यानी MA स्तर तक का है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि वो कहाँ से पूछ रहा है, बिल्कुल कहाँ से नहीं पूछ रहा, आपके टॉपिक से ही पूछ रहा है, लेकिन वो कठिनाई स्तर इतना कर दे रहा है कि आप भ्रम में हो जा रहे हैं कि ये हमने कभी पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने कंसेप्ट पे ज़्यादा काम कीजिए। लेकिन अब तो आपके पास समय नहीं है। उसका भी इलाज ये है कि जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए। ठीक, क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार जरूर देखें दिन में। उसके अनुसार कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न अब पूछे जा चुके हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न रिवाइज हो रहे हैं, ठीक, या किस टॉपिक से ऐसा भी प्रश्न बन सकता है क्या जो अब तक नहीं सोचा, आपने नहीं देखा। तो इसीलिए जरूरी है कि PYQs को जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर है। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, ऐसा अम्बेडकर का मानना था। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधी जी ने हिंदूवाद की कुरीतियों का दार्शनिक औचित्य प्रतिपादित किया है।
डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधीवाद में विरोधाभास है, क्योंकि गांधी जी देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए तो संघर्ष कर रहे थे, परंतु वे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक थे। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधी जी द्वारा वर्णित राम राज्य की संकल्पना लोकतंत्र के प्रयोग में संभव नहीं है। गांधी जी राम राज्य के समर्थक थे, एक तो बात यहीं क्लियर हो जाती है। और अम्बेडकर ने इसी बात की आलोचना की कि संकल्पना लोकतंत्र के प्रयोग में संभव नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को भी पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। तो एक ट्रस्टीशिप सिद्धांत किसका था? गांधी जी का। इसे कि उन्होंने क्या किया? अस्वीकृत कर दिया तथा उन्होंने इस सिद्धांत को हास्यास्पद बताया। डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ तक कहा कि गांधीवादी विचार में व्यक्ति को पशु की भांति माना गया है, क्योंकि गांधी जी जिस इस सादगीपूर्ण जीवन का समर्थन करते हैं, अम्बेडकर ने उनका कड़ा खंडन किया है। डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित कुछ तथ्य जो है, डॉक्टर अम्बेडकर से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं। उनके द्वारा जो दल और संस्थाएं स्थापित की गई ये भी महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जो कि 1942 में स्थापित हुआ। डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी और बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना कब हुई? 20 मार्च 1924 को बम्बई में हुई। लेबर पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 1936 में। इसी दल को अम्बेडकर के समर्थकों ने 1957 में रिपब्लिकन दल का नाम दिया। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में और लेकिन 1957 में रिपब्लिकन दल का नाम दिया गया इसको। ठीक। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट यानी जाति का उन्मूलन में इसकी समाप्ति के 3 चरणों का उल्लेख किया है। रेटिफिकेशन, ट्रांसडेंस और एनालिसिस, 3 चरण में माना है। और देखिए, तो ये था आपका अम्बेडकर, जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं अम्बेडकर, और जिसको हमने पढ़ा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, 1-2 बार जरूर देखें, और जितना हो आप उतना रिवीजन पे फोकस करें, और बेहतर रिवीजन पे। और जो भी आप फुट नोट्स बना लें, याद कि एक और चीज़ मैं बता दूं, जब भी आप पढ़ने बैठें तो पेन पेंसिल एक नोटबुक लेके बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट हो आप तुरंत नोट करें, बजाय पूरा जब आपका रिवीजन का समय है तो बजाय किताब पलटने के बजाय आप अपनी नोटबुक देखें, ताकि आपका जल्दी से जल्द रिवीजन हो जाए। ठीक, चलिए, चलते चलते आपसे फिर से एक बार गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ दोस्तों में भी शेयर करने की कृपा करें आप। और साथ ही अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है, ठीक, तो आप ये मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा महंगा नहीं है। चलिए छोड़िए, और मैं फिर से कहूँगा पॉजिटिव मूड के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। किसी कोई क्या कहता है, तमाम क्या कहते हैं, रोज़ नई नई खबरें आती हैं, उन खबरों से आपको विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं। बस आपका एक ही लक्ष्य है, पढ़ते रहिए। एग्जाम तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा, बस जब भी हो मेरा सिलेक्शन हो जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।